बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रसल का ऐसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है क्या। सिविलाइजेशन क्या होता है? तहज़ीब। तहज़ीब यानी कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों की जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनका ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, उनकी ज़बान, उनके रस्म व रिवाज, उनके आदात, उनके लिबास, उनकी जो भी सब चीज़ें हैं, वो मिला के हम उसको तहज़ीब कहते हैं। और वेस्टर्न का मतलब होता है मगरबी, मगरब में रहने वाले, वेस्ट में रहने वाले। तो बेसिकली मगरबी तहज़ीब, रसल के मुताबिक मगरबी तहज़ीब क्या है और उसके बारे में उसके क्या आइडियाज़ हैं, वो हमने आज के ऐसे में देखना है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये रसल के एक एसेस के मजमूए में छपा था और उस पूरे मजमूए का नाम था इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड अदर एसेस। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इसका ऐसे है, ये उसकी ग्रेट अचीवमेंट में से एक है जो उसने एज अ प्रोज राइटर और एज अ फ़िलासफ़र उसको हासिल हुई हैं। ठीक है, उसके जो एसेस हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, वो प्रोज़ में नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाते हैं, नए नए ग्राउंड्स ब्रेक करते हैं। ठीक है, वो एक क्रिटिकल सॉल्यूशन पेश करते हैं आसपास के जो भी वर्क हैं उस पर। ठीक है, अब वो लिटरेरी वर्क भी हो सकता है और आसपास के जो भी प्रॉब्लम्स उस वक़्त के चल रहे होते हैं उसके लिए क्रिटिकल सॉल्यूशन का काम करते हैं। और सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तहज़ीब से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर बात करते हैं। अब अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू रसल मेजर डिज़ायर जो होती है गोरों की, वो वाइट्स जो हैं वो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या वाइट मेजॉरिटी एरियाज़ जो भी हैं दुनिया में, उसमें कहीं पर भी हों, उनकी जो एक मेजर डिज़ायर है, एक मुश्तरका जो उनकी ख्वाहिश है, वो क्या है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करें, बचाएं। किस चीज़ के अगेंस्ट? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में से जो इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, गोरों के ममालिक में, दूसरी ममालिक से जो लोग आते जा रहे हैं, उनके जो ग्रेजुअल एडवांसमेंट है यानी कि उनका बढ़ते रहना, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो क्या चाहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जो है वो बच जाए, वो ख़राब ना हो। यानी कि उनको लगता है कि दूसरी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो हमारी तहज़ीब को ख़राब कर देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स सवाल ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो वो बचाना चाह रहे हैं उसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्या, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है क्या चीज़ जिसको वो बचाना चाह रहे हैं, या जो उनके मुताबिक बाकी लोगों में नहीं है, सिर्फ उनमें है। देखो, किसी भी सिविलाइजेशन में रिलीजन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सिविलाइजेशन के। लेकिन जो दो चीज़ें कोर हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो दो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में गोरे ये चाहते हैं कि वो तब्दील ना हो, वो ये है कि पहली चीज़ है वाइट रेस विच बिल्ट द सिविलाइजेशन। यानी कि वाइट रेस यानी कि उनकी अपनी खुद की नस्ल, उनकी अपनी गोरी नस्ल, वो उसको तब्दील नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है जितने बाहर से लोग आएंगे तो वो सारे गोरे नहीं हैं, उनकी जो रेस है, उनकी जो नस्ल है वो दूसरी है, तो वो वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर मकामी लोगों से शादी ब्याह करेंगे, तो उनकी जो आगे आने वाले साल हैं उसमें उनकी सिविलाइजेशन में या उनकी रेस में आप बोल लो तब्दीली आने लग जाएगी, जो कि वो नहीं चाहते। रसल के मुताबिक अदर रेसेस जो हैं, जितनी भी नस्लें हैं, उन्होंने कभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इक्वल नहीं किया, यानी कि वो उसके मुकाबले पे कभी आ ही नहीं सकी। अगरचे कुछ कंट्रीज़ ने कोशिश की है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने की, जैसे कि जापान ने की है, लेकिन रसल का ये मानना है कि वो कोई भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पल्ले के नहीं बन सके। उसने बोला है कि बहुत सारी रेसेस, बहुत सारी नस्लें दुनिया में ऐसी रही हैं जिन्होंने हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन जो है अचीव की है खुद। ठीक है, यानी कि उनकी अपनी तहज़ीब, उनकी अपनी सिविलाइजेशन अच्छी रही है, जैसे कि इनकैस हो गए, चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, अरब्स हो गए, इनकी सिविलाइजेशन उन्होंने खुद से अचीव की है, अच्छी रही है। आखिरी दो जो हैं जैसे कि इंडियंस और अरब्स जो हैं, उनको हम वाइट या पार्ट वाइट कह सकते हैं। ठीक है, गोरों के मुताबिक वो असल में एक जो बात होती है ना क्या कहते हैं, गोरा और काले वाली, वो जो काले की सेंस में बिल्कुल इंडियंस और अरब्स नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं इनको मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, these two seem to have been historical periods in which their achievements exceeded those of whites of the same period। ऐसा टाइम भी गुजरा है इन दो में, किसमें, इंडियंस में और अरब्स में, जब इनकी सिविलाइजेशन एक्सीड कर गई थी वाइट्स की सिविलाइजेशन से।
यानी कि ये जो पिछली वो बात कर रहा था कि कोई भी रेस ऐसी नहीं गुजरी है जिसने कभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मुकाबला दिया हो या उसके बराबर की आई हो, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अरब्स और इंडियंस ये दो ऐसी रेसेस गुजरी हैं, ठीक है, जिनका एक टाइम में सिविलाइजेशन उस टाइम के वाइट्स की सिविलाइजेशन से एक्सीड कर गई थी, उससे ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ठीक है। दो दी सिविलाइजेशन लास्टेड लॉन्गर, ये सिविलाइजेशंस काफ़ी लंबी चली, दे वर नॉट एबल टू रीच अ लेवल विच द वाइट हैज़ रीच्ड, लेकिन वो अपनी सिविलाइजेशन को इतना डेवलप नहीं कर सकें कि वो इस पॉइंट तक पहुंच सकें जिस पॉइंट पर वाइट रेस पहुंच गई है। यानी कि उन्होंने एक तरह से एक रेस लगवाई है, एक दौड़ लगवाई है, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक टाइम पर अरब्स और इंडियंस ने जो है ना वाइट रेस को पीछे छोड़ दिया था अपनी सिविलाइजेशन में, लेकिन बाद में वो लोग स्लो हो गए, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट नहीं की, तो उनकी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं फिर पीछे रह गई, रुक गई, और वाइट सिविलाइजेशन जो है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो बहुत आगे पहुंच गई, तो इसलिए अब हमारे हम पल्ला कोई हो नहीं सकता। ब्लैक्स हैव नेवर हैड अ सिविलाइजेशन, बेसिकली ये ब्लैक कहते हैं अफ्रीका के रहने वाले हबशी लोगों को, बिल्कुल जो ब्लैक्स होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि इनकी तो कभी कोई सिविलाइजेशन रही ही नहीं, हमें तो फिर भी ये सेमी वाइट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ब्लैक्स हैं उनकी कहते हैं कि कोई सिविलाइजेशन कभी रही ही नहीं। अब वो ये कहता है कि एंशंट जो इजिप्शियंस हैं, जो इजिप्ट में मिस्र में रहने वाले हैं, वो ब्लैक नहीं थे, जैसे कि हमें उनके कुछ हवालों से मिलता है। दे वर नेवर एबल टू सस्टेन एनी सिविलाइजेशन, लेकिन उनकी कोई सिविलाइजेशन भी कभी नहीं रही, और ये अफ्रीका के लोगों की भी वो बात कर रहा है कि उनकी कभी सिविलाइजेशन नहीं रही, एक्सेप्ट इसके कि उनको सिल्वर प्लेटर में सिविलाइजेशन ऑफर की गई यूरोपियन कॉलोनियल पीरियड के टाइम में। अब ये यूरोपियन कॉलोनियल पीरियड क्या है? एक टाइम था जब यूरोप ने दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक में अपना कब्ज़ा किया हुआ था, कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, जिस तरह बरसग़ीर में पाकिस्तान बनने से पहले की जहाँ तक बात है, जब हम इंडिया में मुश्तरका तौर पर रहते थे, तो हम पर भी इन्होंने हुकूमत की हुई है, हम भी उनकी कॉलोनी में से एक थे। उसके बाद फिर जब हमने अपनी आज़ादी वगैरह हासिल की तो अलग-अलग पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग हो गए, उससे पहले हम उनकी कॉलोनीज़ ही थे। तो इस तरह की कॉलोनीज़ इन्होंने दुनिया में बहुत सारे ममालिक में बनाई हुई थी। वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक्स हैं उनकी तो कभी कोई सिविलाइजेशन रही ही नहीं है, उनकी जो भी सिविलाइजेशन थी कभी या है भी, तो उनको वो सिल्वर प्लेटर में, जैसे हम कहते हैं ना चांदी का चम्मच लेके के पकी पकाई हर चीज़, तो उनको पेश की गई है। अफ्रीका का जो ऐसा टाइम पीरियड गुजरा जब जब उस पर यूरोप का कब्जा था, तो उस वक्त उनको सिविलाइजेशन प्लेट में रख के पेश की गई, यानी कि वो बदतहजीब लोग थे रसल के मुताबिक। तो पहली चीज़ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो मेन चीज़ है जिसको गोरे बचाना चाहते हैं, वो है उनकी नस्ल, ठीक है। अब दूसरी चीज़ रसल के मुताबिक क्या है, कोर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वो है यूनिक नेचर ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट। वो कहता है कि पहली चीज़ तो हम में जो एक यूनिक है जिसको हम बचाना चाहते हैं, वो है हमारी रेस, हमारी नस्ल। दूसरी चीज़ क्या है, यूनिक नेचर है वेस्टर्न गवर्नमेंट की। वेस्टर्न गवर्नमेंट का जो तरीक़ाकार है रूल करने का, वो एक ऐसी चीज़ है कि हम उसमें तब्दीली नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर से आने वाले लोग हम पर इतने असरअंदाज हो जाएं कि हमारा जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है वो तब्दील हो जाए। अब गवर्नमेंट में ऐसा क्या जो बचाना चाह रहे हैं, तो 3 चीज़ें उसने बताई हैं कि वेस्टर्न गवर्नमेंट में 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ रादर देन ऑफ मैन। यहाँ पर किस चीज़ की फोकियत है? लॉ की, कानून की फोकियत है, उसकी हुकूमत है, इंसानों की हुकूमत नहीं है। यानी कि अगर कानून की नज़र में बादशाह भी गलत है तो उसको भी सज़ा मिले, ये कानून यहाँ पर चलता है, जो कि दूसरे ममालिक में नहीं है, और ये ऐसा सच भी है। दूसरे ममालिक में पैसा और बंदा जो भी सामने है, अगर उसके पास पावर है, पैसा है, तो वो कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। लेकिन वो रसल ये कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वहाँ पर कानून चलता है, इंसानों को नहीं देखा जाता कि सामने कौन है, कानून जो कहता है वो होता है। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि हमारी गवर्नमेंट में क्या है जिसको हम बचाना चाहते हैं, कमिटमेंट टू सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये कमिटमेंट होती है उसकी, और वो उस चीज़ पर लगी रहती है कि उसने प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, लोगों की प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, उसके जो भी राइट्स हैं उसको उसने फुलफ़िल करना है। यानी कि यहाँ पर किसी के साथ प्रॉपर्टी वाइज गलत नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हमारी गवर्नमेंट में एक वाहिद बंदे को, इंडिविजुअल लोगों को भी लिबर्टी और आज़ादी हासिल है, डेवलपमेंट भी होती है इस आज़ादी में, ठीक है, और इसको सस्टेन भी रखा जाता है, इसको कायम भी रखा जाता है, यानी कि इंसानी आज़ादी।
विच में ऑल्टरनेटिवली बी थॉट एज लिमिटेड गवर्नमेंट। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लिमिटेड होती है, यानी कि हमारे आम इंसानों के पास आज़ादी होती है कि वो अपने हक़ के लिए खड़े हो सके। सिर्फ यही नहीं है कि जो बादशाहत में है, जो हुकूमत में है, वो बाकी लोगों को कुचल के चला जाए और कोई उससे पूछने वाला ना हो। वो ये कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये चीज़ नहीं होती है। इसलिए ये 3 चीज़ें उसने बताई हैं। हमारी गवर्नमेंट में क्या था कि हमारे यहाँ पर कानून चलता है, दूसरी चीज़ ये कि हम प्रॉपर्टी राइट्स की सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं, तीसरी चीज़ यहाँ पे इंडिविजुअल्स को लिबर्टी हासिल है। इन 3 चीज़ों की वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी गवर्नमेंट का जो तरीका है वो तब्दील हो, तो इसलिए हम अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचा के चलना चाहते हैं। पहली बात उसने वाइट रेस बोली थी और दूसरी चीज़ उसने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बोली थी। ठीक है, अब लिबर्टी जो है गवर्नमेंट्स की वो अगर ज़्यादा होती है तो फिर सिटीजन्स की लिबर्टी कम हो जाती है। इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की लिबर्टी कम है और सिटीजन्स की लिबर्टी ज़्यादा है। इंडिविजुअल लिबर्टी को अगर वो आगे डिटेल में बताते हैं तो वैसे बताते हैं कि देयर इज़ वन वेरी स्पेशल फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ एक्टेड टू प्रिजर्व इट। किस चीज़ ने अभी तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कायम रखा हुआ है, किस खूबसूरत फीचर ने? वो ये कहता है कि यहाँ पर लोगों के पास हथियार होते हैं, पोजेशन ऑफ वेपन्स बाय द पीपल। लोगों के पास हथियार होते हैं। अमेरिकन फाउंडर्स बहुत क्लियर थे इस पॉइंट में कि लोगों के पास अपने हथियार होने चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के ऑपरेशन से बच सके, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी पॉइंट पर आकर उन पर जो है अपना ऑपरेशन ना कर सके, जुल्म ना कर सके और वो सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हों। तो इसलिए उनके पास अपने हथियार होते हैं जो कि बाकी दूसरे कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा आम नहीं है। But the connection between liberty and an armed populace actually has much deeper historical roots। वो ये कहता है कि अगर हम ये देखें कि इंसान को लिबर्टी जो यहाँ पर हासिल है और उनके पास जो अपने हथियार हैं उसकी बड़ी हिस्टोरिकल हमें स्टोरीज़ मिलती हैं डीप। अगर हम जाएँ तो मैकियावेली एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा गुजरा है यूरोप में। उसने अपने लिटरेरी वर्क में आर्ट ऑफ वॉर जो था उसमें उसने ये लिखा था, It is certain that no subject or citizens have, when legally armed, ever did the least mischief to any state। वो ये कहता था कि अगर आप लीगली अपने लोगों को हथियार दे देंगे तो फिर वो अपनी जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन को या अपनी स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मिसाल यहाँ पर यह है कि रोम जो है वो 400 साल तक फ्री रहा, उस पर किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। स्पार्टा जो है वो 800 साल तक फ्री रहा। उनकी जो सिविलाइजेशंस हैं वो हर वक्त आर्म थी, यानी कि लोगों के पास अपने हथियार थे, इसलिए उन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सका। But many other states that have been disarmed have lost their liberty in less than 40 years। लेकिन ऐसे लोग, ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास अपने हथियार नहीं थे तो वो 40 years तक भी अपनी लिबर्टी को कायम नहीं रख सके। इस बात को अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने हमेशा अपने पास हथियार रखे हैं और हर आम सहाबी के, हर आम जो सिटीज़न हैं उसके घर में हथियार लाजमी मौजूद हुआ करते थे ताकि किसी भी पॉइंट पर सेल्फ डिफेंस हो या कोई भी ऐसी गलत चीज़ हो तो वहाँ पर वो अपना खुद जो है ना अपने आप को बचा सकें और जो भी गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हो सकें। जब हमने ये छोड़ दिया तो आज देखें कि हम पर हर कोई रूल कर रहा है। तो वो यही बात कर रहा है कि जो एक अपने हथियार होना ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उस पर एक तो बाहर के लोगों का इतना मसला नहीं बन सकता, दूसरा उसकी अपनी हुकूमत ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है लोग खुद खड़े हो जाएंगे। अगर ये ऑब्जर्वेशन ट्रू है तो रसल सेज दैट इट क्लियरिफाइज व्हाट द वर्ल्ड शुड फोकस अपॉन इन देयर अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वही कहता है कि फिर अगर हमें ये जो चीज़ें हमें पता हैं तो फिर हम बड़े क्लियर हैं इस चीज़ में कि हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या प्रिजर्व करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने बचा के रखना, जिनको हमने तब्दील नहीं होने देना। और आगे ये कहता है कि जो भी लिबर्टी के हामी लोग हैं they have been unceasing in their contention that the only way to solve the poverty and social evils of the third world is the introduction of liberty। ठीक है, वो ये कहता है कि जो भी लोग लिबर्टी के हामी हैं उनका ये सोचना है, उनका ये एक आर्ग्यूमेंट रहा है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बैठ के वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोगों के जो पॉवर्टी से रिलेटेड या और जो सोशल इवल्स वगैरह हैं
वो किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबर्टी। अगर वहाँ पर भी आज़ादी हो आ जाए तो फिर वहाँ के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बट दे हैव नॉट एड्रेस द पॉसिबिलिटी दैट रेसेस अदर दैन द वाइट्स मे बी इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ सिस्टम विच मेक पॉसिबल द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ फ्री वाइट मैन। वो लेकिन वो ये कहता है कि उन्होंने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया है कि अगर हम वहाँ पर लिबर्टी दे दें, अगर आम जो भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पर इतनी लिबर्टी आ जाए, अगर वहाँ पर इतनी हथियार आ जाएं, तो वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो अपनी लिबर्टी को संभाल के रख सकें। और वाइट मैन जो है वो तो संभाल के रख सकते हैं। यहाँ पर हमें उसका रेसिज्म नज़र आ रहा है रसल का, उसकी अपनी सोच नज़र आ रही है। दैट इज़ वाइट आर क्लियर लिबर्टी केपेबल यानी कि वो अपनी आज़ादी को संभाल के रख सकते हैं। एंड सो मोस्ट प्रोबेबली आर एशियंस, वो ये कहते हैं एशियंस भी संभाल के रख सकते हैं, वाइट्स भी संभाल के रख सकते हैं। लेकिन क्या डार्कर रेसेस, क्या इससे भी ज़्यादा जो डार्क हैं, जो काले हैं, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं लिबर्टी को और उससे उस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं? ये एक सवाल है। रसल बायस्ड हो रहा है यहाँ पर डार्कर रेसेस के हवाले से। वो सोचता है कि डार्कर रेसेस जो है वो लिबर्टी को नहीं संभाल सकते, लेकिन आफ्टर ही उसकी मौत को तकरीबन 40 साल गुजर गए ना, तो अब रिसेंट टाइम्स में नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका का एक बहुत अच्छा बंदा गुजरा है, उसने प्रूफ किया है कि ब्लैक्स जो हैं वो भी इक्वल मैन हैं, वाइट्स के बराबर हैं और वो स्ट्रगल कर सकते हैं अपनी लिबर्टी के लिए और उसको संभाल के भी रख सकते हैं। रसल सेज, वो ये कहता है कि चिल्ड्रन रिक्वायर अ डिक्टेटरशिप ऑफ द पेरेंट्स, के बच्चों को डिक्टेटरशिप की ज़रूरत होती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो डिक्टेटरशिप पेरेंट्स अपनी ख़त्म कर लेते हैं। तो इसी तरह वो ये कहता है कि जो कुछ रेसेस हैं, कुछ नस्लें हैं, उनको भी इस डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है वाइज़र नस्ल की तरफ से। यानी कि वो ये कहता है कि जिस तरह छोटे बच्चे उनको अकल नहीं होती, उन पर उनके पेरेंट्स की जो है वो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, इसी तरह जो डार्कर रेसेस हैं उनके ऊपर वाइट की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए जो कि उनसे ज़्यादा वाइट हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा वाइज हैं। लेकिन क्या ये डिक्टेटरशिप हमें लिबर्टी की तरफ लेके जाती है? एंड इट्स लीगल राइट टू यूज़ अदर्स प्रॉपर्टी, और इसमें जो एक लीगल राइट मिल जाता है वाइट्स को कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो कि फ्यूचर हिस्ट्री ही जवाब दे सकती है। अब यहाँ पर हम ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि 40 साल गुजर गए रसल की डेथ को, और इस ऐसे के मुताबिक फ्यूचर हिस्ट्री ने अब ये प्रूफ कर दिया है कि जो आइडिया है रसल का वो गलत था, डिक्टेटरशिप वाला, कि दूसरी जो नेशंस हैं वो अपनी आज़ादी को नहीं संभाल सकती। वो वॉर को हेट करता था, लेकिन वो पीस के लिए वॉर को नेसेसरी भी समझता था। और हमने अब देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिस तरह अमेरिका है, वो एक मॉन्स्टर बन गया है और वो टेररिज्म पर जो है उसको खात्मे के ख़िलाफ़ वो जो वॉर कर रहा है उसने लोगों को कितना नुकसान पहुँचाया है। रसल सेज, वो ये कहता है कि अदर रेसेस जो हैं वो अनवाइज हैं और उनको डिक्टेटरशिप की ज़रूरत होती है वाइजर नेशंस की। लेकिन सवाल ये है कि वाइट को वाइज किसने बनाया? किसने ये तय कर लिया कि जो गोरे हैं वो हमेशा वाइज ही होते हैं? अगर हम थोड़ा सा डीप जाके देखें तो ये अरब नेशन थी जिसका नॉलेज और थीरीज़ ने बेस दी वाइट्स की प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अरब की नेशन अपने अरूज पर थी सिविलाइजेशन में, उस वक़्त डार्क एजेस चल रहे थे यूरोप में, जिसको अगर हम चौसर का टाइम या उससे पहले का टाइम देखें तो उस वक़्त लोगों को इस चीज़ की भी तमीज़ नहीं थी कि उन्होंने खाना खाने से पहले साबुन से हाथ भी धोने हैं, और इसी वजह से वहाँ पर ताउन फैला था और कितने प्रॉब्लम्स आए थे। तो हमें ये पता चलता है कि अरब नेशन थी जिसके नॉलेज और थीरीज बेस बने थे वाइट की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में। तो ये क्लियर है कि डिक्टेटरशिप जो है वाइट की वो बड़ी क्रूल गुजरी है, ठीक है, और इसने स्लेवरी को प्रमोट किया है, लिबर्टी को प्रमोट नहीं किया। और रिज़ल्ट जो है वॉर के वो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड उसमें क्या हुआ है? रेशियल किलिंग हुई है, जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशंस की। लिबर्टी के नाम पर क्या किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बाकी जो भी यूरोपियन नेशंस हैं जिसमें गोरे अपने आप को वाइजर समझते हैं, उन्होंने ये कह कर के हम इनको समझा रहे हैं, हम ये दूसरी नस्लों को सिखा रहे हैं, इनको खुद को अकल नहीं है, इस बात के नाम पर उन्होंने किलिंग की है, रेशियल किलिंग की है, रेस के नाम पर, नस्ल के नाम पर उन्होंने थर्ड वर्ल्ड जो नेशंस हैं उनका कत्लेआम किया है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रसल के आइडियाज़ थे वो गलत थे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से इसी टॉपिक को थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव में एक और टॉपिक में डिस्कस किया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप ना भी देखना चाहें तो आप चाहें तो यहाँ तक एंड कर दें वीडियो को। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक पार्ट है कलेक्शन का रसल के एसेस का, जिसको कहा जाता है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड अदर एसेस, और ये 1935 में पब्लिश हुए थे। और इसमें उसने एनालिटिकल स्टाइल
अपनाया है और उसमें उसने कंक्लूजन्स दिए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस करके। वो कंपेयर और कंट्रास्ट करता है सिविलाइजेशंस को, चाइना की, वेस्ट की और ग्रीस की, और इस ऐसे में वो ट्रेस करता है ओरिजिनल, एवोल्यूशन एंड हॉलमार्क जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एक बहुत साइंटिफिक और एनालिटिकल वे में। यानी कि उसने 3 सिविलाइजेशंस को, चाइना को, वेस्ट को और ग्रीस को, इसमें आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है, ठीक है, और बड़े साइंटिफिक वे में किया है। रसल अडॉप्ट्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है इसमें डिस्क्राइब करने में मेरिट्स और डीमेरिट्स को। उसका जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं और उसका जो अकल का इस्तेमाल है आयरनी के साथ, वो इस पूरे जो डिस्कशन है उसकी ऐसे में वो उसको इस काबिल बनाता है कि इसको पढ़ा जा सके। वो डिस्कशन स्टार्ट करता है ये डिफ़ाइन करके कि सिविलाइजेशन है क्या। फिर वो इसका जवाब देता है अ मैनर ऑफ लाइफ ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड फोरथॉट। जीने का एक ऐसा तरीका जिसमें नॉलेज भी हो और फोरथॉट यानी कि दूरअंदेशी भी हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। वो ये कहता है कि फोरथॉट जो है ये डिस्टिंग्विश करती है इंसान को बीस्ट से और क्या कहते हैं, जवान को बच्चों से। यानी कि अगर आपके अंदर दूरअंदेशी नहीं है, अगर आप में फ़हम नहीं है, दानिशमंदी नहीं है, तो आप में और किसी जानवर में फ़र्क नहीं है और एक जवान बंदे में और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उसके पास सोच ही नहीं है ना कि किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। वो ये डिस्क्राइब करने में आगे जाता है और बड़े एसेंशियल एलिमेंट बताता है सिविलाइजेशन का नॉलेज। वो ये कहता है कि नॉलेज किसी भी सिविलाइजेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट है। रसल के मुताबिक एक ट्रू सिविलाइजेशन जो है वो नॉलेज और हॉट सुपरस्टिशंस पर बेस करती है, यानी कि नॉलेज पर बेस करती है, सुपरस्टिशंस पर नहीं। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक जो भी सिविलाइजेशन है, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वो वेस्टर्न है, अगर वो सही सिविलाइजेशन उसने बनना है तो उसको नॉलेज पर बेस करना चाहिए, सुपरस्टिशंस पर नहीं। वो आयरॉनिकली कहता है कि जो इजिप्शियंस हैं, जो मिस्र के रहने वाले लोग हैं, वो अपने मुर्दा वो लोगों को क्या करते थे, ममीफाई कर देते थे, एम्बामिंग करते थे, यानी कि उनको चीज़ें वगैरह लगा के उनको प्रिजर्व किया जाता था उनकी बॉडी को, इस व्यू के साथ कि ये कोई 10,000 साल बाद इन्होंने दोबारा ज़िंदा हो जाना है। और ये एक ऐसी फोरथॉट थी जो कि सुपरस्टिशन पर बेस थी। यानी कि आपके पास फोरथॉट तो होनी चाहिए लेकिन वो अकल पे बेस हो, नॉलेज पर बेस हो, सुपरस्टिशंस पर बेस ना हो, तो फिर वो सिविलाइजेशन के लिए सही होती है। देन ही टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन इन जनरल। फिर वो सिविलाइजेशन की ओरिजिन की बात करता है कि सिविलाइजेशन का ओरिजिन है क्या। सिविलाइजेशन इन अ सेंस बिगिंस करती है, स्टार्ट होती है कैसे, एग्रीकल्चर से और डोमेस्टिकेशन ऑफ रूमिनेंट्स से। डोमेस्टिकेशन ऑफ रूमिनेंट्स का मतलब है चरने वाले जो जानवर वगैरह हैं उनको पेट बना लेना, ठीक है, उनको अपने साथ सेट कर लेना। और एग्रीकल्चर यानी कि आपने खेती बाड़ी करनी है। तो सिविलाइजेशन किसी भी नेशन की वो है, वो कहता है स्टार्ट उसका यहीं से है। ऑन द होल एग्रीकल्चर टाइप हैज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द हायर सिविलाइजेशन एंड हैज़ हैड मोर टू डू विद रिलीजन। वो कहता है कि अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की बेस में जाते हैं और उसका स्टार्ट अगर एग्रीकल्चर से होता है तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं रिलीजन के ट्रेसेस भी मिल जाते हैं। But the flocks and herds of the patriarchs had a considerable influence upon Jewish religion and then upon Christianity. पहले जो भी नबी गुजरे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या इस तरह के जो बाकी नबी हैं, अगर हम उनके ओरिजिन पे जाएं तो कहीं ना कहीं बकरियां चराना या इस तरह से जानवर वगैरह चराना हमें मिलता है और उनका इन्फ्लुएंस भी रहा है क्रिश्चियंस पे और ज्यूज़ पे। सिविलाइजेशन रेस्टेड मेनली अपॉन एग्रीकल्चर पर ही सिविलाइजेशन बेस करती रही हैं बड़े मॉडर्न टाइम के आने तक भी। यूरोप में जो प्रोसेस आया चेंज का, ये रिनेसेंस से स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या है, ये फिर सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर पर ही बेस करती थी और द आउटलाइन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इनिशिएटेड विद रिनेसेंस। अब रसल मूव करता है आगे to find the origin and distinctive features of western civilization from the following main sources। अब वो ये कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई है और इसने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया है, वो इसकी बात करता है। ग्रीक और रोमन कल्चर से इसने क्या उठाया है, क्रिश्चियन इंडस्ट्रियलाइजेशन से इसने क्या उठाया है और मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन से इसने क्या उठाया है, वो ये बात करेगा, ठीक है। ग्रीक जो एडवांस थे वो डिडक्टिव थे, डिडक्टिव हैबिट्स में एडवांस थे, साइंस में, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ सीखा है ग्रीक से। हम अगर रिनेसेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रीक से आए हुए स्कॉलर से बहुत कुछ सीखा गया यूरोप में और फिर वहाँ पर एक तब्दीली की लहर आ गई थी। तो ग्रीक से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ग्रीक्स में क्या कमी थी कि वो पॉलिटिकली इनकम्पिटेंट थे, उनके पॉलिटिशियंस करप्ट थे। तो इसलिए
यहाँ पर ग्रीक मार खा गए और फिर यहाँ पर उन्होंने किससे सीखा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने रोमन से सीखा। और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉलिटिक्स में वो बहुत सिग्निफिकेंट रहा। वहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपनी चीज़ें उठाई। द रोमन्स डिस्कवर्ड हाउ टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ अ ग्रेट एम्पायर बाय मीन्स ऑफ अ सिविल सर्विस एंड अ बॉडी ऑफ लॉ। तो रोमन्स को पता था कि वो उन्होंने किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना है, ठीक है, सिविल सर्विस के साथ और लॉ को मिला के इन दो चीज़ों के साथ वो किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को चलाते थे। ये चीज़ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने रोमन से उठाई है। The Roman gave the idea of devotion to state is called patriotism. Patriotism कहाँ से सीखा गया? रोमन लोगों से, ठीक है, रोम के लोगों से ये patriotism सीखा गया कि स्टेट के लिए डिवोशन नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको पैट्रियोटिज्म कहते हैं। रसल ये मेंशन करता है कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है वो नॉन पॉलिटिकल था स्टार्ट में, लेकिन जब रोम का फॉल हुआ और तब ये बहुत स्ट्रांगली पॉलिटिकल बन गया। चर्च ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया और फिर क्या सिग्निफिकेंट है सिविलाइजेशन के लिए वो उसने फिर ले लिया, ज्यूज़ से लिया, ग्रीक से लिया, रोमन से लिया। क्रिश्चियनिटी जो है वो कॉम्बिनेशन बन गई, ज्यूज़ के जो मॉरल पेशेंस है उसका, ठीक है, ग्रीक का जो लव है डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ, यानी कि ग्रीक्स की जो समझ बूझ है और सोच समझ के हर चीज़ को करने का अंदाज है वो ले लिया क्रिश्चियनिटी ने। और फिर रोमन के जो इम्पीरियल यानी कि जो उनका जो सियासत होगी और जो उनका लॉ हो गया, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें ये उन्होंने रोम से ले ली। तो डार्क एजेस में रसल एडमिट करता है कि इन द डार्क एजेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत बुरी हालत में थी। और उस टाइम पर मोहम्मदन ये किनको कह रहा है? मुसलमानों को कह रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से ये उनको मुस्लिम्स नहीं कह रहा, मोहम्मदन्स कह रहा है कि उस टाइम पर मोहम्मदन्स और जो चाइनीज़ हैं वो वेस्ट से सुपीरियर थे उस टाइम पर अपनी सिविलाइजेशन में। और जब रिनेसेंस का इरा आया तो अनयूजुअल पावर ऑफ इंडिविजुअल की एबिलिटी की जो पावर आई उसने फिर वाइटल कंट्रीब्यूशन प्ले किया किस चीज़ में? प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन में। तो वो ये कहता है साथ में कि अगर इंडिविजुअली कुछ लोग अगर इतने काबिल ना होते और वो अपना रोल प्ले ना करते तो शायद हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच ही ना पाती। अब वो किसकी बात कर रहा है? कैप्लर, गैलीलियो, न्यूटन, अगर ये बचपन में ही मर जाते तो हमारी सिविलाइजेशन 16वीं सदी से बिल्कुल मुख्तलिफ ना होती। यानी कि इंडिविजुअल लोगों ने भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बड़ा अपना रोल प्ले किया है। रसल यहाँ पे ये कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन गई विच रसल बिलीव्स गेव अ हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी टू यूरोप। हम पिछले टॉपिक में जो इसी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हम पिछला टॉपिक देख के आए हैं उसमें हमने कहा था कि जो वाइट्स हैं जो वो अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में दो चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, एक उनकी रेस के उनकी नस्ल ख़राब ना हो, दूसरी उनकी गवर्नमेंट। तो वो अपनी इस गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचे ये सारा उसका बैकग्राउंड इसके अंदर उसने दिया है कि ये सारी चीज़ें लेकर इन सारे रीजंस की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन गई और ये एक बड़ी हायर डिग्री के तौर पर इसने काम किया यूरोप की स्टेबिलिटी में और इसने इकोनॉमिक के एस्पेक्ट्स पे भी काम किया। दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडर्न वर्ल्ड में उसके मुताबिक वो क्या है? पॉलिटिकल एंड सोशल कोहेजन के, पॉलिटिक्स में भी सही होना गवर्नमेंट का और उसको सोशल बेसिस पे भी सही काम करना। फॉर्मर इज़ ड्यू टू द पैट्रियोटिज्म। पॉलिटिकली आप तब सही हो सकते हो जब आपके अंदर पैट्रियोटिज्म होता है किसी भी गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ उन्होंने किससे सीखी थी? रोम से। रोम के लोगों से उन्होंने सीखी थी कि डिवोशन होनी चाहिए अपने स्टेट के लिए। और जो दूसरी चीज़ है सोशल कोहेजन बिकेम पॉसिबल ओनली इन मॉडर्न टाइम्स। ये मॉडर्न टाइम्स में पॉसिबल हुई ड्यू टू इंक्रीजिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता पावर हासिल की तो फिर वो सोशली जो है नज़्म ज़ब्त वगैरह उसने सीखा और वो उसकी तरफ आए, मॉडर्न अपने आप को करते रहे। तो रसल डिस्कस करता है इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ ऑफ आवर ओन टाइम। इस तरह से फिर रसल हमारे टाइम के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करता है। डिपेंडेंस जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन की वो एक साइंस पर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो ये कहता है कि साइंस खुद से ऑफ़र नहीं करती कोई मॉरल आइडियाज़ और ये भी हमें पता नहीं है कि आगे कौन से मॉरल आइडियाज़ उसने तब्दील कर देने हैं। साइंस आपको एक बेस फ्राहम करती है जजमेंट का कि आपके कौन से आइडियाज़ और कौन सी चीज़ें, कौन से ट्रेडिशंस ठीक हैं, कौन से ठीक नहीं है, किसको आपको कैरी ऑन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। फिर वो ये कहता है कि ओल्ड मॉरल कोड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल्स और स्मॉलर ग्रुप लाइक फैमिली। कुछ चीज़ें जो सिविलाइजेशन में आई हैं उन्होंने सीखी हैं या वो एक रोल प्ले करती हैं, वो आती कहाँ से? इंडिविजुअल किसी बंदे से या किसी एक फैमिली से और फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे चली जाती हैं
आज के साइंस की दुनिया में स्मॉल ग्रुप आर डिमिनिशिंग एंड लार्जर ग्रुप लाइक स्टेट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब जो है छोटे ग्रुप्स जो हैं वो ज़रा हल्के हो रहे हैं, मध्यम पड़ रहे हैं, और बड़े ग्रुप्स जो हैं जैसे कि स्टेट्स वगैरह वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, पैट्रियोटिज्म की शक्ल में, विच इज़ बिकमिंग द ओनली इफेक्टिव रिलीजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो ये कहता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिलीजन है वो क्या है, पैट्रियोटिज्म। ये कंसेप्ट ठीक है अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज विच गिव्स इम्पॉर्टेंस टू, ये कह रहा है कि ये जो एक कंसेप्ट है पैट्रियोटिज्म का, ये बिल्कुल ठीक है पॉलिटिकल साइंस के रूप से भी अगर हम देखें तो ये किस चीज़ पर बेस करता है कि स्टेट की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बाकी किसी भी चीज़ से। तो कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग तब होती है जब उसमें पैट्रियोटिज्म होता है। ज़ाहिर है अगर आप अपने कंट्री को, अपने वतन को, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करोगे और वो सोच रखोगे तभी तो आप उसके लिए एफर्ट्स लोगे ना। इन दी एंड रसल स्ट्राइक करता है एक सेंसिटिव इशू को अबाउट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू बताता है। वो ये कहता है कि इनटॉलरेंस जो है ये एक बड़ी बुरी चीज़ रही है हर सिविलाइजेशन में। ठीक है, वो ये कहता है कि ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहा है। ग्रीक्स जो हैं वो सिविलाइज्ड थे किसी भी नेशन से ज़्यादा, लेकिन उनमें भी ये ख़राबी पाई जाती थी, इनटॉलरेंस। ठीक है, रोमन्स जो हैं उनमें भी जो है इनटॉलरेंस पाया जाता था, बर्दाश्त की कमी पाई जाती थी। और फिर इसी तरह से अब ये जो चीज़ है ज्यूज़ में भी हमें नज़र आई और क्रिश्चियनिटी में भी नज़र आई। तो वो ये कहता है कि जो मोस्ट परसिक्यूटिंग रिलीजन है वर्ल्ड में येट नॉन, क्रिश्चियनिटी क्या है कि ऐसा रिलीजन बन गया है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें इनटॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं कर सकते दूसरों को, ना दूसरों का आगे जाना बर्दाश्त है, ना दूसरों की कोई चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वजह से वो ये कह रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी है ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव रिलीजन बन गया है। एक्सेप्ट द ब्रीफ बिलीफ अंटिल 19th century रिलीजियस परसिक्यूशन हैव बीन द मोस्ट हॉरिबल इन द वेस्ट एंड इज़ अगेन रिवर्टिंग इट। वही कहता है कि सिर्फ थोड़ा सा टाइम के लिए जो है ना हमारा जो रिलीजन है वो थोड़ा काबू में आया था और हमने अपनी जो है ना ये ऑपरेशंस वगैरह रोके थे, लेकिन उसके अलावा हम शुरू से और अभी तक ना हमारे अंदर एक इनटॉलरेंस है जो अभी तक चलता आ रहा है, जिसकी वजह से हम जो है ना ऑप्रेसिव नेचर के मालिक बन गए हैं। अब वो ये कहता है कि आई एम अफ्रेड, मुझे मतलब डर है इस बात का, यूरोप हाउ एवर इंटेलिजेंट हैज़ ऑलवेज बीन रादर हॉरिड एक्सेप्ट इन द ब्रीफ पीरियड बिटवीन 1848 एंड 1914। वो ये कह रहा है कि जितना मर्जी यूरोप इंटेलिजेंट है लेकिन वो हमेशा हॉरिड रहा है। उसने हमेशा जो है ना एक जिसे बोलो कि दहशत अपनी फैला के रखी है। सिर्फ 1848 से लेकर 1914 तक ऐसा टाइम गुजरा जब ये इतना ज़्यादा हॉरिड नहीं था, लेकिन उसके अलावा ये हमेशा रहा है। नाउ अनफॉर्चुनेटली यूरोपियंस आर रिवर्टिंग टू दैट टाइप, और अब यूरोपियन दोबारा उसी चीज़ पर आ रहे हैं कि जो ऑपरेशन है वो हम लोगों में बढ़ता जा रहा है, और उसके मुताबिक ये चीज़ जो है हमारी सिविलाइजेशन के लिए भी अच्छी नहीं है और दूसरे लोगों के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं क्या करके जो रसल के व्यूज़ हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर, किस तरह से ये बनी और कौन कौन से इसके मेन फीचर्स हैं और इसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, उसकी जो सिविलाइजेशन के वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से इस तरह के जो इसके व्यूज़ हैं उसमें डेप्थ है आइडियाज़ की और विड की। तो यहाँ पर हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।